इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? टेंशन फोर्स के बारे में देखा था, नॉर्मल के बारे में देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था? कांटेक्ट फोर्स के बारे में कि दो ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में है तो एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाते हैं, वो भी हमने देखा था, ठीक है। आगे अभी हमें कौन सी कंडीशन देखनी है? अभी हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब कि जितने भी फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे हैं उनके एडिशन क्या है? जीरो। जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर इस डायरेक्शन में कुछ F1 फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में कुछ F2 फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में कुछ F3 फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में कुछ F4 लग रहा है, ओके। और ये फोर्सेस लगने के बाद भी, इन सब फोर्सेस लगने के बाद भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही। ऑब्जेक्ट फोर्स लगने से पहले भी रेस्ट पे था और ये फोर्स लगने के बाद भी कैसे है? रेस्ट पे है। मतलब समेशन ऑफ द वेक्टर एडिशन ऑफ द ऑल द फोर्सेस इक्वल टू क्या है? जीरो। इनका जो भी नेट इफेक्ट है वो कितना है? जीरो। ये जो फोर्स है रैंडम डायरेक्शन में लग रहा है, कुछ ऐसा है, ऐसा 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 कुछ तो लग रहा है, तो इसको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी? वेक्टर एडिशन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में है। अगर सेम ऐसे अलोंग रहते तो हम उसको ऐड कर सकते, ऐसे रहते तो हम उसको क्या कर सकते? यहाँ पे सबट्रैक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको रिजॉल्व कर देंगे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो हम क्या बोलेंगे? समेशन ऑफ द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, एंड समेशन ऑफ द जेड इक्वल, समेशन ऑफ द फोर्स इन द जेड डायरेक्शन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है कि फोर्सेस लगने के बाद भी उसकी स्टेट जो है वो चेंज नहीं हुई है। फोर्सेस लगने के बाद भी उसकी स्टेट जो है वो चेंज नहीं हुई है, से बोला जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पर रहता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये है कि अगर कोई स्टेट है और फोर्स लगने के बाद वो चेंज नहीं हो रही है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन। हम ऐसे भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट अगर कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है और उसके ऊपर क्या लग गए? फोर्स, दो तीन फोर्स लग गए, और दो तीन फोर्स लगने के बाद भी उसकी वेलोसिटी नहीं बदली, उसकी वेलोसिटी उतनी ही है, मतलब हम वहीं पे भी क्या बोलेंगे? कौन सी कंडीशन है वहां पे? इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन को समझते हैं फिर अभी। जैसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से एक सीलिंग है, ओके। सीलिंग से इस तरीके से पहले जो है 10 kg का मास लटकाया हुआ था। पहले क्या किया था? 10 kg का मास लटकाया हुआ था। उसके बाद मैंने क्या किया? उसके मिडल में इस तरीके से एफ फोर्स लगा दिया। एफ फोर्स लगाने के बाद अब ये कैसे दिख रहा है? देखो, एफ फोर्स मैंने लगा दिया, अब ये कैसे दिख रहा है? ये देखो ऐसे हो गई, ये वायर ऐसी हो गई, एफ फोर्स मैंने लगाया और ये जो भी कुछ स्ट्रिंग थी वो ऐसे हो गई, और यहाँ पे ये नीचे क्या हो गया हमारा? यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक। और ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ? यहाँ पे मान लो 45 डिग्री, और ये फोर्स क्या लग रहा है? यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा है। समझ में ये चीज है? मतलब पहले स्ट्रिंग थी, इसे धीरे से इसको यहाँ से उठा के ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे ये जो है 45 डिग्री का क्या बना रही है? एंगल बना रही है। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पे उसको एफ फोर्स लगा दिया और पूछा क्या है? फाइंड एफ। तो एफ फोर्स कितना लगा है वो बता। गिवन क्या है? 10 kg का मास गिवन है, 45 डिग्री एंगल बना था, ये गिवन है। तो हमें फोर्स बताना है। इज इट इक्विलिब्रियम कंडीशन? यस, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, क्योंकि ये ऐसे का ऐसे यहाँ पे लटक गया ना यहाँ पे। उसके बाद ये फोर्स ऐसा है, 10 kg वैसे का वैसा ही है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिस्टम में एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। अगर मैं बोलूँ समेशन ऑफ एक्स forces in x direction equal to mass into acceleration, summation of force in y direction equal to mass into acceleration। यहाँ पे फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे हैं देखो। यहाँ पे ये फोर्स नीचे के डायरेक्शन में क्या है? यहाँ पे 10 kg, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। उसके बाद और कैसे लग रहा है? इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? टेंशन। तो मैं अगर टेंशन को क्या कर दूं? यहाँ पे रिजोल्व कर दूं। टेंशन को क्या करूं मैं? यहाँ पे रिजोल्व कर रही हूँ। देखो, ये 45 है, तो ये भी क्या हो गया? यहाँ पे 45। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा टी साइन ऑफ
टी कॉस ऑफ 45, कॉस को लग के, एंगल को लग के जो कंपोनेंट होता है उससे क्या लेते हैं, कॉस। ये क्या हो जाएगा, टी कॉस ऑफ 45, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी साइन ऑफ 45। ओके, क्लियर हुई चीजें। यहाँ पे देखते फिर अभी हॉरिजेंटल फोर्सेस कौन कौन से है यहाँ पे। हॉरिजेंटल फोर्सेस है यहाँ पे एफ, और क्या है यहाँ पे हॉरिजेंटल फोर्स कौन सा है यहाँ पे, एफ और टी साइन ऑफ 45। तो लिखते हैं यहाँ पे एफ माइनस टी साइन ऑफ क्या हो गया यहाँ पे 45। ये सिस्टम मूव हो रहे है क्या कुछ एक्सेलरेशन से, नहीं, वैसे की वैसे है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, टी साइन ऑफ 45। वर्टिकल फोर्सेस की बात करते हैं। वर्टिकल फोर्सेस यहाँ पे कौन कौन से, ये वाला है और ये वाला है, कौन सा, टी साइन ऑफ 45। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे फिर, दैट इज इक्वल टू, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, 10g प्लस कितना आ जाएगा, टी कॉस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 45। मूव हो रहा है क्या ये हॉरिजेंटल वर्टिकल डायरेक्शन में, नहीं, एफ फोर्स लगाने के बाद सिस्टम नहीं मूव हो रही है। ओके, इक्वल टू जीरो। 10g इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी कॉस ऑफ क्या हो गया यहाँ पे 45। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे फोर्स। तो इन दो इक्वेशन का यूज करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड 1, डिवाइड 1 बाय क्या करेंगे यहाँ पे 2 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे एफ अपॉन 10g इक्वल टू टी साइन ऑफ 45 अपॉन टी कॉस ऑफ क्या हो गया यहाँ पे 45। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, टी और टी कैंसिल, एफ अपॉन ये क्या हो गया यहाँ पे 100 कॉस 45 1/√2, ये क्या हो गया 1/√2, क्या क्या कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल। तो फोर्स कितना आ रहा है उसका 100 न्यूटन। हमें कैसे समझ में आया कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, सीधी सी बात है, लटका हुआ था, जब हमने एफ फोर्स लगाया तब अभी ये जो सिस्टम है वो ऐसी दिखने लगी, जब हमने एफ फोर्स लगाया तब ये सिस्टम जो है वो ऐसे दिखने लगी। मूव हो रहे हैं क्या वो, नहीं, एक्सेलरेशन जीरो, मतलब जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं उनके एडिशन जीरो, जो भी वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं उनके एडिशन जीरो है। तो हमने उस चीज का फायदा उठा के यहाँ पे इक्वेशन बनाया, तो हमारे पास इस तरीके से दो इक्वेशन आए, हमें निकालना है एफ, तो हमने उसको डिवाइड कर लिया, हमें फोर्स कितना मिला 100 न्यूटन। ये 2019 का क्वेश्चन है, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन जो है वो 2020 में पूछा गया है। ओके, चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं अगली चीज के ऊपर। अभी मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, वेइंग मशीन। क्या पढ़ाने वाली हूँ आपको, वेइंग मशीन। ये हमारा कल ही हो जाता, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे वेइंग मशीन के बारे में। हम जो वेइंग मशीन की बात कर रहे हैं फिलहाल वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मल जो हम बाजार में जाते हैं, जो तराजू से मान लो कोई फ्रूट फल सब्जी खरीदते हैं, उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं, अभी वेइंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक। तो वेइंग मशीन कैसे वर्क करती है, देखो इस तरीके से मैंने एक वेइंग मशीन ड्रॉ कर ली। ओके, इसके ऊपर जो है आदमी जो है वो खड़ा है, समझ में ये चीज है। और यहाँ पे हमें दिखती है रीडिंग। पहले तो वेइंग मशीन हमें क्या शो करती है, वेइंग मशीन हमें क्या शो करती है, वेइंग हमें मशीन हमें जो शो करती है वो क्या होती है यहाँ पे, मास। वेइंग मशीन हमें क्या शो करता है, मास शो करता है। हम बोलते हैं कि वेइंग मशीन के ऊपर हम खड़े हो गए तो वेइंग मशीन हमें दिखा रही है यहाँ पे 60 kg। तो ये 60 kg क्या है, ये 60 kg है हमारा मास। तो ये 60 kg क्या है, हमारा मास है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वेइंग मशीन शोज रीडिंग, शोज रीडिंग। और वो रीडिंग क्या होती है, मास होती है। वो रीडिंग क्या होती है, मास। पर यहाँ पे रीडिंग मास कैसे, हम तो अर्थ के ऊपर है तो हमें कंटिन्यूअसली ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो लगते रहेगा, mg फोर्स तो लगते रहेगा। तो नीचे देखो यहाँ पे, नीचे के डायरेक्शन में क्या लगेगा, यहाँ पे mg फोर्स लगेगा। ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल। तो वेइंग मशीन मास कैसे मेजर कर रही है, वेइंग मशीन वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल। वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, नॉर्मल मेजर करती है। फिर उसके बाद क्या करती है, रीडिंग कैसे दिखाती है, जो भी कुछ रीडिंग है उसका फॉर्मूला क्या होता है,
नॉर्मल डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, फिर उस रीडिंग से हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे मास मिल जाता है। समझ में ये चीजें? क्या याद रखना है आपको? दो चीजें याद रखनी है कि वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, नॉर्मल, फिर नॉर्मल को डिवाइडेड बाय जी कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मास। तो वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल मेजर करती है, नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे मेजर करेंगे, देखो कैसे यूज होगा फॉर्मूला, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से। फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, नीचे mg लग रहा है, प्लस क्या हो गया यहाँ पे नॉर्मल। ये सिस्टम मूव हो रही है क्या, ये कुछ वेइंग मशीन मूव हो रहा है या फिर ये पर्सन मूव हो रहा है, नहीं। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ये कैसा है, ये है स्टेशनरी है। स्टेशनरी है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मल इक्वल टू किसके बराबर हो गया, यहाँ पे mg। तो यहाँ पे नॉर्मल है किसके बराबर, mg के बराबर। ठीक है, देखो इस चीज को मैं दोबारा समझाती हूँ क्वेश्चन के थ्रू, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन समझते हैं। अ मैन ऑफ, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मैन ऑफ 50 kg स्टैंडिंग इन स्टैंडिंग ऑन weighing machine, standing on the weighing machine which is in the elevator, which is in the elevator। कहाँ पे weighing machine, एलिवेटर में है। कहाँ पे weighing machine, एलिवेटर में है। find find the reading shown by weighing machine, find the reading shown by the weighing machine when first elevator is stationary, second elevator is moving up with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा, elevator is moving down with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है समझते हैं। सबसे पहली चीज, ओके, एक एलिवेटर है हमारे पास, उस एलिवेटर के अंदर इस तरीके से वेइंग मशीन है, उसके ऊपर क्या रखा है, खड़ा है पर्सन। एलिवेटर मूव नहीं हो रहे, एलिवेटर मतलब हम लिफ्ट की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, जीरो है। उसका ऑलरेडी मास दिया है 50 kg। वेइंग मशीन हमें क्या रीडिंग दिखाएगी वो बताया है। रीडिंग, वेइंग मशीन mg को मेजर नहीं करती है, ये हमेशा याद रखो। तुम बोलोगे मैम अभी तो उसका मास दिया है ना 50 kg, तो सॉल्व करने की क्या जरूरत है, आंसर तो तीनों केस में 50 kg आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वेइंग मशीन जो है वो mg को मेजर नहीं करती, वेइंग मशीन नॉर्मल को मेजर करती है। समझो दोबारा, यहाँ नीचे के डायरेक्शन में क्या लेगा, mg, ऊपर के डायरेक्शन में लेगा नॉर्मल। चलो नॉर्मल मेजर करते हैं, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, माइनस mg प्लस नॉर्मल, एक्सेलरेशन जीरो है तो नॉर्मल यहाँ पे mg आ जाएगा। रीडिंग कैसे निकालते हैं हम लोग, रीडिंग mg कितना है यहाँ पे, ये हो जाएगा 500, रीडिंग इज इक्वल टू नॉर्मल बाई जी। 500 जी की वैल्यू 10 ले लो तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो कितना आ जाएगा, 50 kg। ये पहली केस हो गई। दूसरे केस की बात करते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अभी जस्ट बताया था मैंने। दूसरे केस पे फोकस करो। इस तरीके से एलिवेटर है और ये आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे रीडिंग दिखेगा। उसके बाद क्या बोला है, जो हमारा एलिवेटर है ऊपर मूव कर रहा है विद द एक्सेलरेशन कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो हमें फाइंड आउट करना है कितना वो रीडिंग दिखाएगा। उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करने पड़ेगी, नॉर्मल। नीचे के डायरेक्शन में mg, ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल। क्या यूज करेंगे, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कैसे लग रहा है, माइनस mg प्लस नॉर्मल इक्वल टू, यहाँ पे बात करते हैं एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पे 2 है, बाद में एक्सेलरेशन डालते भले, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 नहीं है। तो नॉर्मल इक्वल टू क्या है, एम ए प्लस क्या हो गया यहाँ पे mg। किसको कॉमन ले सकते, m को कॉमन ले लिया, क्या हो गया, a प्लस g हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, नॉर्मल मास कितना है 50, एक्सेलरेशन 2 दिया है और ये हो गया यहाँ पे 10। नॉर्मल कितना हो गया 50 इंटू क्या हो गया 12, तो नॉर्मल कितना हो गया यहाँ पे 600। तो यहाँ पे जो मेरी रीडिंग आएगी, रीडिंग कितनी है
नॉर्मल बाई जी दैट इज द 600/10। तो मुझे मास मतलब मुझे रीडिंग कितना मिल रहा है 60 kg। एक्चुअली उसका मास कितना है 50, पर एलिवेटर जब 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है तब मेरा जो वेइंग मशीन है वो नॉर्मल कितना मेजर कर रहा है 600 न्यूटन। तो उस चक्कर में उसका मास कितना आ रहा है 60 kg। इसे बोला जाता है एपरेंट वेट। ओके। एक्चुअली उसका ट्रू वेट क्या है, ट्रू वेट उसका ये, ट्रू मास उसका ये है ना, पर एलिवेटर में कुछ ऊपर नीचे जा रहा है उसकी वजह से उसका मास हमें रीडिंग अलग दिख रहा है। मास बदल नहीं गया, रीडिंग अलग दिख रही है, मास तो वही है उसका एक्चुअली 50, पर वो ऊपर जा रहा है तो मास चेंज हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, ये है हमारा एपरेंट मास। आगे बढ़ते हैं, वही चीज है अभी दोबारा, ये हो गई हमारी एलिवेटर। अभी ये जो है वो कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अभी ये कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है विद द एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे, नीचे के डायरेक्शन में क्या लगेगा यहाँ पे mg, ऊपर के डायरेक्शन में क्या लगेगा यहाँ पे नॉर्मल, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन। कैसे आएगा बताओ, mg प्लस नॉर्मल इक्वल टू मास कितना है यहाँ पे नीचे की तरफ है तो -2a, नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा mg माइनस ma। इसको a ऐसे निगेटिव ही लिखती हूँ, ये हो जाए। m कॉमन निकाल दिया, क्या हो जाएगा g माइनस a हो गया। m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50, 10 माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 500 इंटू 8, सॉरी 50 इंटू 8, नॉर्मल कितना आ गया यहाँ पे 400 न्यूटन। तो मेरी जो रीडिंग आएगी, रीडिंग इक्वल टू नॉर्मल बाई जी दैट इज द 400/10 इक्वल टू 40 kg। इसका मतलब क्या है, जब हम लिफ्ट में खड़े, लिफ्ट भी स्टेशनरी है, तब हमें हमारा ट्रू मास मिलता है। पर अगर लिफ्ट में हम खड़े हैं और हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा मास बढ़ जाता है, मतलब हमें हेवी फील होता है। तुम लोग अगर एलिवेटर में बैठे हो तो तुम्हें फील भी होगा, जब हम एलिवेटर में ऊपर जाते तो हमें थोड़ा हेवी महसूस होता है, जब हम नीचे आते तो हमें थोड़ा लाइट महसूस होता है। तो इसे अपरेंट वेट बोला जाता है। जब हम एलिवेटर में नीचे आते हैं तब क्या होता है, एलिवेटर में जब हम नीचे आते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, मास जो है वो हमारा क्या होता है, कम हमें फील होता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई सबको, बताओ तो एवरीवन। अच्छे से समझ में आ रहा है ना, इक्विलिब्रियम देखा ने, लिफ्ट के बारे में देखा। ओके, गुड गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे स्प्रिंग के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, अभी हम यहाँ पे स्प्रिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, स्प्रिंग के बारे में समझते हैं, स्प्रिंग फोर्स के बारे में देखेंगे। क्या होता है देखो, इस तरीके से एक स्प्रिंग है, मेरे हाथ में एक स्प्रिंग मुझे मिली, मैंने उस स्प्रिंग को रख दिया, तो ये स्प्रिंग की क्या है, नेचुरल लेंथ है। जिस हालत में मुझे मिली है उसमें मैंने कुछ चेंजेस करे ही नहीं, जैसे मुझे पहली बार मिली वैसे मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैंने उसको क्या बोल दिया, उसकी नेचुरल लेंथ। ओके, ये स्प्रिंग ऐसी की ऐसी ही है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने इसको इस डायरेक्शन में क्या लगाया, फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। जैसे मैं उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगी क्या होगा, इस स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग क्या हो गई, यहाँ पे एक्सपांड हो गई, सीधी सी बात है, स्प्रिंग एक्सपांड होगी। इस एक्सटर्नल फोर्स में जितनी ताकत थी उसने उसको उतना खींच दिया, मतलब अभी इस ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आगे नहीं बढ़ेगा, उसमें और एक्सटेंशन नहीं होगा। अभी ये पॉइंट आगे नहीं बढ़ रहा है, जितनी ताकत थी उसने खींच दी। कितना खींचा उसने, यहाँ पे x इतना खींचा, और उसकी नेचुरल लेंथ कितनी थी यहाँ पे l। तो यहाँ पे ये जो x है, ये x क्या है यहाँ पे, एक्सटेंशन, क्या बोलेंगे इसको, एक्सटेंशन। तो ये जो पॉइंट है रेड कलर का मैंने मार्क किया है, फर्दर हमने फोर्स लगा दिया, वो आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0। ये कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। जितना है एक्सटर्नल में ताकत था उतना उसने खींच लिया, उसके आगे वो मूव नहीं हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो क्या हो गई, यहाँ पे अचीव हो गई।
अभी क्या किया मैंने, देखो अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो यहाँ पे जो है बस इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, तो उसको कोई तो बैलेंस कर रहा होगा, तो वैसे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया, अगर मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये स्प्रिंग अपने आप वापस ऐसी हो जाएगी, अपने आप वापस ऐसी हो जाएगी, अपने आप वापस ऐसी हो जाएगी। क्यों, अपने आप कैसे हो रही है, देखो स्प्रिंग को तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है, और यहाँ आके मैंने फोर्स निकाल दिया तो स्प्रिंग अपने आप ऐसी होती है, अपने आप जा रही, कोई फोर्स लगाना ही नहीं पड़ रहा उसको ऐसे जाने के लिए। पर ऐसे होता है क्या, कोई भी चीज अपने आप ऐसे जाती है क्या, नहीं। तो इसको इस डायरेक्शन में कोई तो फोर्स लग रहा होगा, दैट फोर्स इज, कौन सा फोर्स होता है, दैट फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स, और उसके डायरेक्शन कैसे रहते हैं, इधर। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या लगता है, स्प्रिंग फोर्स लगता है। एट इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, तो एट इक्विलिब्रियम स्प्रिंग फोर्स जो है वो किसके बराबर रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर रहेगा, किसके बराबर रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर रहेगा। सीधी सी बात है, मूव ही नहीं हो रहा है वो पॉइंट, मतलब इधर जितने फोर्स लग रहे हैं उतने ही उधर लग रहे हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स डिपेंड होता है, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है यहाँ पे, एक्सटेंशन, जितना ज्यादा एक्सटेंशन उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, दैट इज के, तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला, आप लोगों को याद रखना है। के क्या है यहाँ पे, के है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट सेवरल फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड है, लेंथ के ऊपर डिपेंड है। ओके, ये क्या है, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोलेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बोलेंगे, ठीक है। मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, मतलब अगर मेरी स्प्रिंग की लेंथ ज्यादा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या रहेगा, कम। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम रहेगा तो मेरा एक्सटेंशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो मेरी स्प्रिंग जो है उसे मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे, सॉफ्ट है। अगर मेरी स्प्रिंग की लेंथ कम रहेगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट सीधी सी बात है ज्यादा रहेगा, तो एक्सटेंशन कम रहेगा तो मेरी स्प्रिंग जो है वो क्या रहेगी, यहाँ पे हार्ड रहेगी। समझो ना, एक स्प्रिंग की लेंथ बहुत ज्यादा, एक स्प्रिंग की लेंथ बहुत छोटी है, इसको भी मैंने 10 न्यूटन लगाया, इसको भी मैंने 10 न्यूटन लगाया, कौन ज्यादा खींची जाएगी, ये वाली ज्यादा खींची जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा, उसमें लेंथ क्या है, ज्यादा है। इसलिए हमेशा याद रखो, जो स्प्रिंग लंबी होती है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है, कम होता है तो उसमें एक्सटेंशन ज्यादा ज्यादा खींची जाती है, तो वो स्प्रिंग बाय डिफॉल्ट क्या हुई, सॉफ्ट हुई। समझ में ये चीज है, तो वो क्या हुई, सॉफ्ट हुई। आगे बढ़ेंगे इसी चीज को, आगे अभी हमें क्या देखना है यहाँ पे, सब टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके ऊपर क्या करूंगी, क्वेश्चंस करूंगी, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं, अभी हमें क्या देखना है यहाँ पे, सुडो फोर्स, क्या देखना है, सुडो फोर्स। थोड़ा अच्छे से ध्यान दो कि सुडो फोर्स होता क्या है। सुडो फोर्स, सुडो फोर्स से पहले हम देखेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और क्या देख रहे हैं अभी यहाँ पे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या फर्क है।
मैम आप म्यूट हो गए माइक। तरुण। सर ये केवाल सिंह फिजिक्स करके भी था, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं। केवल सिंह। ओके। चलिए मैडम एग्जिट आप कर लेते हैं। कोई बात नहीं, अभी आप कोचिंग कौन है ये? कोचिंग क्लासेस मेटोरियस, ओके ठीक है। कोचिंग करके स्कूल है, अटेंडेंस भेजी थी मैंने। ओके। चलो देखिए, यहाँ पे इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं अभी यहाँ पे। तो ये जो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो पेंडुलम जो है हमें कैसे दिखाई देता है? पेंडुलम अभी इस तरीके से हो गया, एक्चुअली जब स्टेशनरी था तब वो ऐसे नीचे लटका हुआ था, अभी पेंडुलम ऐसे हो गया। मतलब वर्टिकल के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा है अपने आप। तो पेंडुलम ऐसे का ऐसा नहीं होगा ना, इसको इस डायरेक्शन में कोई तो फोर्स लगा होगा तभी तो वो हुआ होगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा है? कुछ फोर्स लगा है। दैट फोर्स इस क्या होता है? सुडो फोर्स। इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें m मतलब क्या है? इज इज मास ऑफ द पेंडुलम, मास ऑफ द पेंडुलम। ए क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन ऑफ द क्या हो जाएगी यहाँ पे? बस। तो हमेशा याद रखो, जो हमारा सुडो फोर्स है वो कैसे एक्ट करता है। सुडो फोर्स एक्ट करता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाँ। और उसके बाद जो मेरा सुडो फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास इंटू क्या रहेगा यहाँ पे? एक्सेलरेशन। हमेशा याद रखो, जो मोशन जिस एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है वही एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगा। ठीक है। यहाँ तक चीजें जो है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी चीज को लेके। जैसे मान लो अभी एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, मान लो एक बंदर है यहाँ पे ऐसे लटका हुआ। लिफ्ट में जब हम ऊपर जाते हैं तब क्या होता है? तब हमारा मास बढ़ जाता है। लिफ्ट में नीचे है तो मास कम हो जाता है। अभी ये बंदर है, इसका एक्सेलरेशन जीरो वही का वही खड़ा है। इसका मास कितना है यहाँ पे? 2 kg। तो नीचे 2g लगेगा और ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। तो टेंशन कितना लगेगा? समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टेंशन माइनस 2g इक्वल टू 0। टेंशन इक्वल टू क्या हो गया? 2g। तो टेंशन हो गया यहाँ पे 20 न्यूटन। पर अगर यही बंदर अभी लटका हुआ था, पर अभी जो है वो क्या हो गया? मूव होने लग गया ऊपर की तरफ विद द एक्सेलरेशन 2। तब टेंशन बताओ, स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा? टेंशन कैसे कैसे लगेगा? ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन, नीचे की डायरेक्शन में उसका मास कितना है यहाँ पे? उसका वेट कितना लगेगा? 2g। क्या यूज करेंगे? समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टी माइनस 2g इज इक्वल टू मास कितना है उसका? 2। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? 2। टी माइनस 20 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? 4। टी इक्वल टू कितना हो गया? 24 न्यूटन। देखो बंदर वही है, उसका मास भी वही है, 2 kg। वेट कितना लग रहा है? 2 kg नीचे, पर जो ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन, तब उसका टेंशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जितना एक्सेलरेशन बढ़ेगा उतना टेंशन बढ़ेगा। मतलब जितना फास्ट फास्ट ऊपर चढ़ेगा उतना क्या होगा? टेंशन उसका बढ़ते जाएगा। तो ये क्या याद रखोगे? जैसे जैसे रूप में ऊपर जा रहा है टेंशन बढ़ता है। और उसी हिसाब से जब किसी एक्सेलरेशन से, अभी तुम लोग घर जाके क्या करोगे लेक्चर होने के बाद? क्या ट्राई करो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, तब टेंशन कितना है हमें वो फाइंड आउट करना है। तब टेंशन कितना है हमें क्या करना है? वो फाइंड आउट करना है। समझ में ये चीजें? तो तुम्हें क्या पता चलेगा जब हम नीचे आ रहे हैं कुछ एक्सेलरेशन से, तो क्या होता है? टेंशन क्या होता है? कम होता है। ऊपर जा रहे टेंशन बढ़ता है। वे जैसे के जैसे रुके हैं, तो जितना हमारा वेट है उतना ही क्या रहता है यहाँ पे? टेंशन। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया आपको एवरीवन? ओके। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीक में। ठीक है, बाय।